और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। हार चुके हैं, ये उनको पता चल चुका है, तेजस्वी यादव को भी पता चल चुका है, अखिलेश यादव को भी पता चल चुका है, और वह पहले से ही स्क्रिप्ट लिख रहा है कि अगर 14 तारीख को रिजल्ट इनके विरुद्ध आएगा तो क्या बोलेंगे कि वोट चोरी हो गया। नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। निश्चित तौर पर जब नीतीश जी स्वस्थ होते थे तो थोड़ा फैक्टर बनते थे, तो वो अभी कोई फैक्टर नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है बदलाव होगा और युवा सरकार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनना। लोगों को उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा इस बार। लेकिन जिस तरह असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में। और मैं इस निश्चित मत के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ कि महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। जेडीयू बीजेपी में रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं, अब रेस हो गई है नेता विरोधी दल की कौन बनेगा। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने से हर तरफ खलबली है। इधर एनडीए में, उधर महागठबंधन में। एनडीए में खलबली का कारण है कि बढ़ा हुआ वोट कहीं बदलाव का तो नहीं है। महागठबंधन में बेचैनी की वजह है कि महिलाओं के बढ़े वोट प्रतिशत को नीतीश बाबू न कहीं ले उड़े, या यह बढ़ा वोट प्रतिशत बिहार बदलाव के लिए प्रशांत किशोर के नैरेटिव का असर तो नहीं है। बढ़ा वर्ष 2020 में 57.29% मतदान हुआ था, जो 2025 में बढ़कर 65.02% हो गया है। पहले चरण के 121 सीटों पर हुए मतदान में 65.02% की वोटिंग में 69.03% महिलाओं ने और 61.57% पुरुषों ने वोट दिया। लेकिन अब इस बढ़े वोट प्रतिशत का संभावित कारण SIR यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो सकता है। SIR की भूमिका को इस तरह समझा जा सकता है, पिछले विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 7.89 करोड़ थे। SIR के कारण 69.30 लाख का नाम कट गया और 21.53 लाख नाम जोड़ा गया। इस तरह कुल 7.41 करोड़ मतदाता रह गए। पिछले चुनाव से 48 लाख मतदाता कम। ये जो कम हुए, इनमें कुछ ऐसे थे जिनके नाम 2 जगह थे, कुछ ऐसे थे जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ ऐसे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। कुल 5.25% वोटर जो कम हुए, उनमें 1.5-2% ऐसे भी थे, नाम थे जिनके पास कागजी सबूत नहीं थे। तब भी लगभग 3.25% ऐसे वोट थे जो वोट नहीं करते थे या एक ही जगह वोट करते थे, लेकिन प्रतिशत निकालते समय टोटल में इनके दोनों जगह के वोट गिने जाते थे। इसलिए बढ़े हुए 7.7% यानी लगभग 8% वोट में 3.7% का योगदान SIR का है। सही मायने में इस बार केवल 4.1% वोट ही बढ़ा है। इसमें भी पुरुषों का 7%, जबकि महिलाओं का 9.3% वोट बढ़ा है। हालांकि ये बढ़ोतरी भी कोई कम नहीं है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ वोट फीसदी
अमूमन सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में यह सही नहीं है। जैसे 1990 में 62.04% वोटिंग हुई थी, 1995 में 61.79% वोटिंग हुई थी, 2000 में भारी मतदान हुआ, 62.57% वोटिंग हुई, लेकिन लालू यादव की सत्ता बनी रही। आश्चर्यजनक रूप से 2005 में मात्र 46.5% वोटिंग में सत्ता परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आ गए। फिर 2010 में इससे भी कम वोटिंग हुआ, 45.85%, पर नीतीश कुमार बने रहे। तब से लेकर अभी तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत व्यवस्था परिवर्तन का संकेत है भी और नहीं भी है। रही बात चुनावी भविष्यवाणी की, तो सवाल है कि चुनाव से पहले सभी मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया ने यह भविष्यवाणी क्यों नहीं किया कि 2025 विधानसभा चुनाव में आज़ादी के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड वोटिंग होने वाला है। इसका मतलब है चुनावी भविष्यवाणी हमेशा सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की तरह होता है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों को पूरा उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हीं की बनेगी। सुनिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को। लोगों को उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा इस बार। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा बनाने की कोशिश करते, नहीं लगता कि बिहार में जो उनका रहा वो नहीं? वो मुद्दा तो है ही। अगर ये चोरी नहीं करें तो सरकार बदलेगी, अगर ये चोरी करेंगे फिर जो है सरकार नहीं बदलेगी। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप नहीं है, हम सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। और चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि ब्राज़ीलियन मॉडल के नाम से 22 वोट जो है कैसे तैयार किए हैं। इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को अब कट्टा वाला सरकार नहीं चाहिए। जिस तरीके से युवा लोग हैं वो कट्टा को लेकर वो बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सुई अटक गई है। मेरे को लगता है कि बिहार में सिर्फ कट्टा चल रहा है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में दवाइयों की कमी है, बिहार में अपराध है, बिहार में कुशासन है। इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी। 20 साल से एनडीए की सरकार है। 20 साल में कोई ऐसा 20 काम बताएंगे कितना अस्पताल खुले हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ खोली गई हैं। गुजरात जाते हैं तो सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं और बिहार में आकर के कट्टे की बात करते हैं। ये बिहारियों के प्रति उनकी मानसिकता को दिखाता है। चुनावी हवा का रुख बताना, पार्टियों के जीत हार को लेकर चुनाव से पहले परिणाम बताना भी एक तरह का पूर्वाग्रह और राजनीतिक पक्षधरता होता है। हालांकि सेफोलॉजी एक तार्किक विश्लेषण है, जिसे यदि निष्पक्ष रूप से किया जाए तो करीब करीब आंकड़े ठीक होते हैं। लेकिन इसके लिए सैंपल साइज विश्लेषण में अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति और इसमें शामिल शोधकर्ताओं की वस्तुनिष्ठता, तटस्थता महत्वपूर्ण होती है। तब जाकर आप पूरी तरह से नहीं, लेकिन करीब करीब सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क, क्योंकि जनता कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं होता। चुनाव में अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन भी लोगों के विचार बदलते हैं। बिहार अपने कमज़ोर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण जनता का एक बहुत बड़ा समूह चुनाव से पहले किसी अज्ञात अनिष्ट की आशंका में वोट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर, अपनी प्राथमिकता, पसंद नापसंद को लेकर अंत तक मुंह नहीं खोलता और चुपचाप वोटिंग करते हैं, जिसे हम साइलेंट वोटर कहते हैं। एक तरफ मुखर वोटर की आवाज़ तो मीडिया में छा जाती है, लेकिन साइलेंट वोटर की आवाज़ कहीं मीडिया में सुनाई नहीं देती, लेकिन यह निर्णायक होता है। और इसी वोट तबका को राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा प्रमुखता से प्रभावित करता है, क्योंकि यही इनका एकमात्र राजनीतिक शक्ति है। हालांकि इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है कि क्या वोट चोरी का मुद्दा यहाँ जनता को प्रभावित कर रहा है। इतना तो कहा जा सकता कि सीमित अर्थों में ही सही,
वोट चोरी का मुद्दा बना हुआ है। वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव को किस तरह प्रभावित किया है, इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं। वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। यहाँ चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और तालाब से डुबकी लगा के निकल करके सीधा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। कह रहे हैं हरियाणा में वोट चोरी हुआ। अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी, तुम्हारा वहाँ जो एजेंट था क्या कर रहा था? अगर कोई वोट चोरी कर रहा था तो कोई फर्जी वोट डाले। अगर हमारी तरफ से कोई कह देता है कि कोई फर्जी वोट डालता है, अगर बुर्का पहन करके आता है, उसको चेक कर लो। इतने में हाहाकार मचाते हो। आप भी चेक करो। अगर भाजपा की ओर से कोई फर्जी वोट एक भी डालता है तो उसको चेक करो, उसका विरोध करो, उसकी व्यवस्था है। लेकिन केवल आरोप लगाना, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो गरीब परिवार से निकल करके देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनसे जलन है इनको। वो नहीं चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वो अपने बाप की जागीर समझते हैं, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मतलब माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री जिन लोगों ने बनाया है, वह लगातार मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी की कोई भी कोशिश सफल। रही बात महिला मतदाता के 8% से अधिक वोटिंग करने का, तो मामला यह फीसदी में भले अधिक हो, लेकिन संख्या में यह लगभग पुरुषों के बराबर है, क्योंकि अभी भी 100 मतदाता में 47 महिला है तो 53 पुरुष मतदाता है। जहां तक महिला वोटर के अधिक मतदान और इसके रुझान का सवाल है, तो इतना स्पष्ट है, रुझान नीतीश कुमार की तरफ है। इसे आप महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये देने तक सीमित नहीं कर सकते। इसके लिए नीतीश कुमार का महिलाओं को लेकर पिछले 2 दशक के नीति का परिणाम है। यह साइकिल पोशाक योजना से शुरू होकर पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से लेकर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण से अंत में 10,000 रुपये खाते में डालने तक पूरा एक नीतिगत चक्र है, जिसके कारण महिलाएं नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर वोट कर रही है। नीतीश कुमार से ऊब तो है, लेकिन नाराजगी का लेवल बहुत कम है। यही मजबूरी है कि भाजपा भी नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, सुनिए। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपए के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं, लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फर्क आप समझिए। पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी। इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा। कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी जाति चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन अब यह जाति मुद्दा के रूप में सेचुरेट कर गई है। यानी यह चुनावी मैदान में बेस लाइन तय करती है, जीत हार नहीं, क्योंकि सभी पक्ष अपने अपने ध्रुव पर मजबूती से खड़े हैं, अगरा, बनिया, यादव, मुस्लिम। लेकिन यहाँ एक नया MY समीकरण बन रहा है, यानी महिला और युवा का, जो जाति के बंधन को तोड़ता हुआ दिख रहा है। पुरुषों की तुलना में महिला अब कैरियर के हिसाब से अधिक वोट कर रही है। युवा का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकारी नौकरी की आस में तेजस्वी यादव के साथ है, जो कि जंगल राज के अपहरण उद्योग से अधिक रोजगार के लिए पलायन उद्योग से अधिक भयभीत है। वहीं प्रवासी बिहारी और युवाओं को
का एक वर्ग बिहार में बदलाव के नाम पर प्रशांत किशोर के साथ है, जिन्होंने पलायन और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है। इस तरह यहाँ बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सामाजिक जड़ता, रूढ़ि और जाति की दीवार को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है, जो कि बदलाव का वाहक है। वैसे भी कोई भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन बहुत धीमे से होता है, जिसकी आहट शायद किसी को नहीं सुनाई देती है। हाँ, जब यह परिणाम आ जाता है तो सभी इसे अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं, लेकिन नौकरी का वादा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने किया है। हर घर सरकारी नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा कहते हैं, रहिए, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि जिन लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके 2014 में सत्ता हासिल की थी, कुछ वक्त के बाद कह दिया था जुमला था। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम करके दिखाएंगे। देखिए, रोजगार के मुद्दे पर वह सुन लीजिए जो हम सुनना नहीं चाहते। जिसको झूठ सट जो देना है आपको देगा ही, पर सरकारी नौकरी ना आपको मांगना था ना उन्हें देना। सरकार चुनते हैं हर उस काम के लिए जो वह हम अकेले नहीं कर सकते। सड़क नहीं बना सकते, बिजली मुहैया नहीं करा सकते, नदियों, जंगलों और सार्वजनिक संपदा की सुरक्षा अकेले के बस की नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मिलकर एक व्यवस्था चुनते हैं और उसका खर्च वहन करते हैं। इन कामों के लिए जितने लोग लगते हैं वे सरकार के लिए काम करते हैं। वही सरकारी नौकरी है। वह दिया नहीं जाता। यह जरूरी है जीने के लिए, पर जीना हमें ही है। रोजगार के लिए अच्छा वातावरण सुनिश्चित करना सरकार का काम है, रोजगार वितरण नहीं। जब सरकार रोजगार वितरण को प्राथमिकता बना लेती है तो रोजगार के लिए अच्छा वातावरण सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता नहीं रह जाती। बिहार जैसे राज्य को सरकारी नौकरी के झुनझुने में बहला दिया जाता है। हमारा दिल बच्चा है, बहल जाता है। 5 साल के लिए मामला टल जाता है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।